हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। तो यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के, इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऑलरेडी हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कवर कर लिया है, तो इसलिए हमको खाली 4 क्वेश्चंस को कवर करना है। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा उसको पहले, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बेसिक्स जो है वो मैंने क्लियर किए हैं। और वहां पर दोस्तों मैंने आपको चैप्टर के नाम को भी डिफाइन करके बताया है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल होती है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसमें जो है एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है कंज्यूमर, है ना। और भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको पिछले वीडियोस में बताई थी, तो उसको दोस्तों हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि सर्विसेज क्या होता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी कि कौन सी चीजें जो है वो सर्विसेज में आपको देखने को मिलती है, वो दोस्तों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके आंसर में। सर्विसेज आर रिफर्ड टू एज एनी इनटेंजिबल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनटेंजिबल का मतलब है जिसको छुआ नहीं जा सकता, दैट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। इसमें दो जन होते हैं, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है कंज्यूमर। गुड्स के केस में क्या होता है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। वैसे ही यहाँ पर एक होता है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देता है, और एक होता है कंज्यूमर जो सर्विस को लेता है, यानी कि सर्विस को कंज्यूम करता है। Purchasing the service does not result in ownership of any physical item। यानी कि जब आप किसी से सर्विस खरीदते हो तो आप उससे कोई भी फिजिकल आइटम नहीं खरीदते और कोई भी फिजिकल आइटम की ओनरशिप आपकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डॉक्टर से अगर आपने सर्विस ली तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, कोई भी गुड्स नहीं देगा, कोई भी फिजिकल आइटम नहीं देगा, और वो उस प्रिस्क्रिप्शन के आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो ये होती है दोस्तों सर्विसेज। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको सर्विसेज में देखने को मिलती है। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, जो कि इसके आंसर में ही लिखा था। The first and the foremost characteristics of service is that it is intangible in nature, that is, it lacks a physical form, it can only be experienced। दोस्तों, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरे को इनटेंजिबल सर्विस देता है, वो मेरे को कोई भी गुड्स नहीं देता है। और यहाँ पर दोस्तों आप खाली उसकी सर्विस को एक्सपीरियंस कर पाते हो, है ना। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इनटेंजिबिलिटी। दूसरा बात करूँ तो इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज आर इनसेपरेबल इन नेचर, अनलाइक गुड्स which can be produced at one time and consumed at different time. Service have to be consumed as soon as it is presented। इनसेपरेबिलिटी से जो मतलब है वो क्या है, वो ये है कि हम गुड्स के प्रोडक्शन टाइम को और गुड्स के सेलिंग टाइम को दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। हम गुड्स बनाकर उसको वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद सही टाइम आने पे उसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज में क्या होता है, अगर किसी ने सर्विस दी तो आपको तुरंत उस सर्विस को कंज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं गुड्स की, ठीक है, तो जैसे कि अभी मान के चलिए समर सीजन चल रहा है, ठीक है, और मैं रेनकोट्स बना रहा हूँ समर सीजन में। तो समर सीजन में रेनकोट्स बना रहा हूँ, उसको बना के उसको स्टॉक कर दूंगा, उसको वेयर हाउस में रख दूंगा, और फिर जैसे ही रेनी सीजन आएगा उसको सेल करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सर्विस की, तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपका पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत उस सर्विस को कंज्यूम करोगे। ऐसा तो नहीं कि आपको 6 महीने पहले से पता चल जाए कि भाई हाँ 6 महीने बाद है ना मेरा पेट दर्द देने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी से डॉक्टर की सर्विस ले लेता हूँ और फिर उसको वेयर हाउस में रख दूंगा और फिर 6 महीने बाद उसको यूज कर लूंगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर जो सर्विस है वो इनसेपरेबल होती है, यानी कि सर्विस का प्रोडक्शन टाइम और सर्विस का कंजम्पशन टाइम दोनों सिमिलर होता है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ इनसेपरेबिलिटी। थर्ड में आते हैं इनकंसिस्टेंसी। Services need to be performed each time. It should be according to the customer's requirement. Hence, it is inconsistent in nature.
अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से सब चीजें समझा दी और उसी एग्जांपल में ये चीज भी फिट बैठती है। आप सोचिए कैसे। अगर मान के चलो मैं एक गुड्स बनाता हूँ, मैं रेनकोट बनाता हूँ, मैं वही रेनकोट को 10-12 पीस बना के बेच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 10-12 पीस बनाऊंगा और जो जिस साइज का जो लेना है उसको वो साइज का रेनकोट दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपनी सर्विस हर पेशेंट को एक ही सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि सब पेशेंट की डिमांड अलग अलग है। किसी का सर दर्द दे रहा है, किसी को सर्दी हुई है, किसी को खांसी हुई है, किसी को पेट दर्द दे रहा है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सर्विस देते हैं। अपनी सर्विस फिक्स नहीं रहती उनकी कि भाई मैं तो यही दूंगा, तुम्हारे को कुछ भी हुआ हो। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर बोलेगा आपको क्या है, आपका सर दर्द रहा है, आप झंडू बांध लो। आपको क्या है, आपको सर्दी हुआ है, आप झंडू बांध लो। आपको क्या है, आपको उल्टी हुआ है, आप भी झंडू बांध लो। आपको क्या है, आपको स्किन डिसीज है तो भी आप झंडू बांध लो। ऐसा तो डॉक्टर करेगा नहीं। तो डॉक्टर का जो सर्विस है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो हर कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्विस में जो इनकंसिस्टेंसी भी होती है। चौथा पॉइंट आता है इन्वॉल्वमेंट। देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द यूजर अवेलिंग द सर्विस एंड प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी। इट इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ, है ना, गुड्स बेच रहा हूँ, अगर सामने वाले पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भी मैं उसको गुड्स दे सकता हूँ। कैसे? उसके गोडाउन में छोड़ सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों डॉक्टर के केस में अगर सामने वाला पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वो चेकअप कराने ही नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे दवाई दोगे, ये बताओ। तो ये होता है इन्वॉल्वमेंट। दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। मतलब एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज तभी माना जाता है जब जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कंज्यूमर है दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक साथ हो। इसके बाद आते हैं दोस्तों पांचवा, इन्वेंट्री। अब ये तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप डॉक्टर की सर्विस को गोडाउन में रख नहीं सकते, गुड्स को तो गोडाउन में रख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज की इन्वेंट्री नहीं होती है लेकिन गुड्स की इन्वेंट्री होती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर बीइंग यूज्ड एट अ लेटर डेट। It should be provided as soon as it asks for. Services lose the value if it not consumed immediately. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना, एग्जाम में आ गया तो आप वर्ड टू वर्ड छाप के आ जाओगे। मेरे को पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। अब आते दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में, जो कि है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि कॉमर्शियल बैंक क्या क्या काम करती है और उसका एक एक एग्जांपल आपको देना है। अब दोस्तों अपन आंसर नहीं देखेंगे तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि बैंक क्या क्या काम करती है? बहुत ज्यादा इजी है। बैंक क्या करती है? पैसे लेती है, डिपॉजिट। बैंक क्या करती है? चेक्स देती है, चेक इशू करना। बैंक क्या करती है? लोन देती है, तो लोन देना। बैंक क्या करती है? बहुत सारी उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो सर्विस देती है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस है। अपन सिंपल फंक्शंस अब इस आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहला, कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है बैंक उसका पैसा रखती है सेविंग अकाउंट में और उसको उसके बदले इंटरेस्ट देती है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर इन द फॉर्म सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट and pay interest to customer on a quarterly or a yearly basis। बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, जिसमें आपकी जो सेविंग्स है वो रखी जाती है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि कुछ 6 महीने की या 1 साल की आप रिकरिंग डिपॉजिट कराइए और आप हर मंथ उतना पैसा उसमें डिपॉजिट कराइए, तो वो जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग यानी कि बार बार डिपॉजिट होना। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि आपने 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, अब आपको उसमें इंटरेस्ट रेट मिलते जा रहा है। एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट यानी कि उसमें आप जब चाहे तब निकालो, जब चाहे तब डालो, उसमें आपकी मर्जी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों एक ज्ञान की बात आपको बताता हूँ जो कि यहाँ पर बुक में आपको नहीं मिलेगी। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, उससे कम मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट में और उससे भी कम मिलता है सेविंग अकाउंट में।
तो ये जो बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेविंग अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। अब आते हैं सेकंड, लेंडिंग। लेंडिंग यानी कि लोन देना। बैंक ऑल्सो एक्ट एज लेंडर्स बाय ग्रांटिंग लोन्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड बिल्स एक्सेट्रा। द बैंक कैन प्रॉफिट बाय चार्जिंग इंटरेस्ट टू कस्टमर ऑन सच लोन। अब बैंक क्या करता है, लोन देता है और लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करता है। लोन कैसे देगा, या तो ओवरड्राफ्ट देगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में पैसा है 50,000 रुपीज और आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है 2 लाख रुपीज। तो जब आपने 50,000 डिपॉजिट कराया ना, तो आप 50,000 विड्रॉ तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ 2 लाख और विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपका ओवर ड्राफ्ट अकाउंट है, यानी कि आपने जितना डिपॉजिट करा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हो। तो ये जो है इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। दूसरा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी कि आपको बैंक ने जो है एक 60 लाख रुपीज दे दिए, भाई साहब आप ये लीजिए 60 लाख रुपीज ले लीजिए और आप जो है आप अपना बिजनेस करते रहिए, वो हो गया कैश क्रेडिट। उसके बाद ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स यानी कि समझ लीजिए आपने किसी पार्टी को उधारी में माल दिया, क्रेडिट में माल दिया, उस पार्टी ने कहा कि मैं आपको 4 महीने बाद पैसा दूंगा, आपने कहा ओके, लेकिन आपको 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करो, उस बिल को लो, बैंक के पास जाओ और उस बिल को डिस्काउंट करा लो, यानी कि उस बिल का पैसा ले लो। अब बैंक क्या करेगी, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि आपने समय से पहले पैसा लिया है और बैंक ऑटोमेटिकली वो पैसा जब बिल आएगा तब ऑटोमेटिकली बिल जो है वो सीधा बैंक को पे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेड बिल्स। ठीक है, ये 2 काम बैंक करती है। तीसरा, फंड रेमिटेंस। बैंक provide the facility of transferring fund of customer to different places. These transfers are facilitated by banks in form of pay orders and bank draft, adding some transaction value. बहुत ज्यादा सिंपल है। फंड रेमिटेंस का मतलब होता है आरटीजीएस करना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी करना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस करना, इमीडिएट फंड ट्रांसफर। तो ये सभी जो भी फंड ट्रांसफर वाली फैसिलिटी है ना, यानी कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना, इसको बोलते हैं फंड रेमिटेंस। और बैंक जो है इसको बहुत ही अच्छे से सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद फोर्थ, चेक एक्सटेंशन फैसिलिटी। बैंक कलेक्ट चेक फ्रॉम other bank and therefore act as clearing house for all checks. Checks are of 2 type, bearer check and cross check. दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लास्ट लाइन के बारे में कि चेक 2 टाइप के होते हैं, ये कैसे पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर जनरली जो चेक है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। चेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बेयरर चेक। बेयरर चेक यानी कि आपने उसमें किसी का नाम लिख दिया, अब वो चाहे तो उससे कैश विड्रॉल भी करा सकता है, ठीक है, तो ये होता है बेयरर चेक। लेकिन क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक यानी कि जैसे कि एक चेक है, समझ लीजिए ये आप स्क्रीन में देखिए, ये जो है ये एक चेक है, ये जो स्क्वायर बना है ये चेक है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर रहता है और यहाँ पर हम वर्ड्स में अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर नॉर्मल नंबर्स में अमाउंट लिखते हैं। अब दोस्तों हमने एक चेक ड्रॉ किया और वहां पर जो है ये चेक का जो ऊपर साइड है ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वहां पर हमने ऐसे डबल क्रॉस कर दिया, डबल लाइन खींच दी। अब इस डबल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये चेक खाली अकाउंट पे ही चेक होगा, यानी कि ये खाली अकाउंट में ही पे होगा, तो इसको बोलते हैं 2 टाइप के चेक। अब बैंक क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बैंक ये काम करती है कि हमसे चेक लेती है और उसका पैसा डिपॉजिट करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बैंक है एसबीआई, लेकिन मेरे दोस्त की बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अब मेरे दोस्त ने चेक दिया, चेक तो पंजाब नेशनल बैंक का देगा, लेकिन मेरी बैंक अकाउंट तो एसबीआई में, तो मैं एसबीआई में पीएनबी के चेक दे सकता हूँ। कुछ टाइम लगता है, 7 डेज 8 डेज, तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो ये होती है चेक एक्सटेंशन फैसिलिटी। इसके बाद आते हैं अदर वैल्यू एडेड सर्विस। बैंक और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल लॉकर फैसिलिटी, यानी कि आप अपना कीमती गहना या लैंड के पेपर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है आप उसमें रख सकते हो। बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, रिचार्ज हो गया, ये सभी चीजें जो है आप यहाँ पर बैंक से कर सकते हो। एलआईसी पेमेंट कर सकते हो। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी आप बैंक के जरिए कर सकते हो। ये था दोस्तों यहाँ पर 5 जो मैंने आपको बताया यूजेस बैंकिंग सिस्टम का, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट अ डिटेल नोट ऑन वेरियस फैसिलिटी ऑफर बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड नोट लिखना है। आते हैं आंसर में। फॉलोइंग सर्विसेज, फॉलोइंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट।
वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड। अब दोस्तों होता क्या कि पुराने जमाने में बैंक नहीं थी, तो जब बैंक नहीं थी तब लोग अपना पैसा कहाँ जमा जमा करते थे, वो जमा करते थे पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में कैसे जमा करते थे, कौन सी स्कीम रहती थी, उसका नाम हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले किसान विकास पत्र, यहाँ पर किसान लोग जो है अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। दूसरा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहां पर कोई भी आम पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट कर सकती है, उसको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जो कि बैंक में भी होती है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी दोस्तों यहाँ पर 9.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट दे देता है कभी कभी, और ये भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस में होता है। रिकरिंग डिपॉजिट जो बैंक में होता है, वही से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। और मनी ऑर्डर यानी कि पैसे ट्रांसफर करना। ये 6 फैसिलिटीज यहाँ पर आपको मिलती है इंडियन पोस्ट ऑफिस से। और दोस्तों और बात करता हूं मैं मेल सर्विसेज, यानी कि पोस्ट भेजना। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इन मेलिंग व्हिच इंक्लूड्स पार्सल फैसिलिटी, यानी कि पहले के जमाने में जब कुरियर कंपनीज नहीं हुआ करती थी, तब आपके पार्सल्स कौन डिलीवर करता था, आपकी राखी कौन डिलीवर करता था, वो करता था इंडियन पोस्ट। इज द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पार्सल सर्विस फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ट्रांजिट। और दोस्तों जब आप बैंक को बोल रहा हूँ, जब आप पोस्ट ऑफिस में कोई पार्सल देते थे तो वो उसको रजिस्टर करते थे आपके नाम से, क्योंकि अगर वो कहीं खो गया तो आपको उसकी भरपाई हो पाए। तीसरा इंश्योरेंस फैसिलिटी भी दिया करते थे पहले पोस्ट ऑफिस वाले, हालांकि अब जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज देती है। अदर फैसिलिटी में आपको क्या क्या मिलेगा, पासपोर्ट सर्विस। पहले के डेट में दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट लेना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता था पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर पासपोर्ट सर्विस। अब तो सब चीज ऑनलाइन हो गया, अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए। दूसरा डायरेक्ट पोस्ट, दिस कॉम्प्राइजेस ऑफ ब्रोचर्स, क्वेश्चनर्स, पैम्पलेट्स, ये भी सब चीजें आप पोस्ट कर सकते थे। दिस सर्विस इन्वॉल्व स्पीडी ट्रांसफर, स्पीड पोस्ट की सर्विस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती थी। इंटेंडेड एड्रेस, यानी कि जो भी एड्रेस आप डालोगे वहां पर आपको स्पीड पोस्ट की सर्विस अवेलेबल कराई जाती थी। और यहाँ पर देखिए स्पीड पोस्ट के बारे में एक अलग से पॉइंट भी लिखा हुआ है। सेम दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ईजी, हमने इसको इजीली कवर कर लिया। कोई भी इसमें ज्यादा तामझाम नहीं था, आपको खाली पॉइंट्स पढ़ने और आपको रिमेंबर करना है, बहुत ईजी था। जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करोगे ना क्वेश्चन को, उतना ही कम आपको उसको याद करना पड़ेगा, वो आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत इजीली। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ रिस्क प्रोटेक्टेड बाय ईच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि आपको अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस बताने हैं कि कौन से फेमस इंश्योरेंस है, और उसका जो है आपको बताना है कि उसमें क्या क्या नेचर होते हैं रिस्क, यानी कि कौन सा रिस्क होता है। जनरली अगर हम देखें तो 3 टाइप के मेरे को तो नजर आ रहे हैं, 3 टाइप के इंश्योरेंस। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, और तीसरा मैराइन इंश्योरेंस। तो ये तीनों चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इसको पढ़ने से पहले आप और मैं डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि मान के चलो आपकी पूरी फैमिली में खाली आपके पापा, आपकी मम्मी और आप 2 भाई, या फिर 1 भाई 1 बहन, या फिर 2 बहन। तो अगर पापा अकेले पर्सन है जो पूरे घर में सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आते हैं, भगवान ना करे उनको कुछ हो गया, तो पीछे जो 3 जन बचे उनका ख्याल कौन रखेगा। ये एक इंडियन मेंटालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करो, उसके बाद आप खुद प्रोटेक्ट हो। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो बोलती है कि सर आपकी लाइफ जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है, तो अगर आप चले जाओगे तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। तो जो जेंटलमैन रहता है वो बोलता है पता नहीं सर कौन रखेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो हम आपकी फैमिली को हम कुछ अमाउंट देंगे, फॉर एग्जांपल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना आप रिजर्व कराना चाहो। तो जेंटलमैन बोलता है अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है इसके बदले में आपको मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जेंटलमैन बोलते हैं प्रीमियम का मतलब क्या होता है।
इंश्योरेंस कंपनी बोलती है प्रीमियम का ये मतलब होता है कि आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली कुछ अमाउंट हमको पे करना होगा इतने सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल 20 साल के लिए। तो अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट कराना स्टार्ट कर दिया, इस साल जमा कराया, अगले साल जमा कराया, और आपकी जो है 20 साल में 20 लाख रुपए की आपने इंश्योरेंस करवाई, और अगर आपको तीसरे साल में आपकी डेथ हो गई तो आपको आगे के 17 इयर्स के पैसे भरने की जरूरत नहीं है, और उसके बदले में 3 साल के बदले में मैं आपकी फैमिली को पूरे 20 लाख रुपए दूंगा, ऐसा बोलती है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हो गया फायदे का सौदा। लेकिन जो है जेंटलमैन बोलता है कि मान के चलो मैं हूं 20 इयर्स का, तो मैं तो 40 इयर्स तक तो जिंदा रहूंगा एटलीस्ट, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 20 इयर्स के बाद जब मैं 40 इयर्स का हो जाऊंगा तब उस पैसे का क्या होगा जो मैंने डिपॉजिट करा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कोई बात नहीं सर, अगर आप कुछ नहीं हुआ, अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो 40 इयर्स जब आपका हो जाएगा तब हम आपको सारे पैसे जितने आपने डिपॉजिट कराए हैं विथ उनका इंटरेस्ट आपको वापस दे देंगे। तो ये हो गया फायदे का सौदा। इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट between the insurer and the insured, in which the insurer agrees to pay a pre-specified amount on the event of death of the insured or on the maturity of the insurance policy। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो जेंटलमैन मर जाता है तब तो पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं मरता है तो जब मैच्योरिटी हो जाएगी, जब 20 साल हो जाएगा, तब उसको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। The need of an insurance policy arises in current times due to the uncertainty of the life. In case of death of the insured, the family members receive the assured amount, while if the insurer survives the maturity period, he will get a specified sum of money. The insured needs to pay a premium to the insurer, which may be monthly, quarterly, or yearly. Life insurance policy protects the insured from the risk of dying early. अब दोस्तों आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए और मेरे को बताइए कि मैंने कोई भी ऐसी बात छोड़ी क्या जो इस पैराग्राफ में लिखी और मैंने आपको बताई ना हो। अब दोस्तों मैंने तो ये पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं था, मैंने खाली फर्स्ट वर्ड पढ़ा और उससे आपको पूरा इन डिटेल में एक स्टोरी बनाई और आपको समझा दिया। अगर आपको वो स्टोरी याद है ना तो आप एग्जाम में सेम चीज के पॉइंट्स को लिख कर आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये पॉइंट तो लाइक करो वीडियो को, लाइक करो। दूसरा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक जो है आपके गोडाउन में रखाया हुआ है, आपका जो काम है वो है फायरवर्क्स का, पटाखे का काम है। अब दोस्तों होगा क्या कि पटाखे के काम में खतरा क्या रहता है कि अगर आग लग गई तो सब खत्म है, गोडाउन भी खत्म है, स्टॉक भी खत्म है, सब खत्म है। तो आपने क्या कराया है, एक फायर इंश्योरेंस ले लिया। फायर इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी आई, आपको बोली जी सर आपको क्या चाहिए, आपने कहा हमें फायर इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी बोली अच्छा किस चीज का फायर इंश्योरेंस चाहिए, तो आपने कहा हमें स्टॉक का फायर इंश्योरेंस चाहिए या फिर हमें गोडाउन का फायर इंश्योरेंस चाहिए या फिर दोनों का चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोली ठीक है आप प्रीमियम पे कर दीजिए, तो जब भी अगर आपके गोडाउन में फायर लगती है तो हम आपको इतना रुपए देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको प्रीमियम पे कर दिया। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है कि अगर आग नहीं लगी तो वो पैसा आपका चले जाएगा, क्योंकि वो आपसे पूरा पैसा चार्ज नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 लाख का इंश्योरेंस है तो वो आपसे पूरा 20 लाख चार्ज नहीं करेंगे, वो आपसे 1 लाख या उससे कम चार्ज करेंगे और आपको 20 लाख का एश्योरिटी देंगे। और अगर आग नहीं लगी तो वो 1 लाख उनकी इनकम हो गई, और अगर वो आग लगी तो 19 लाख रुपीस उनका लॉस हो गया इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये होता है फायर इंश्योरेंस में। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम द डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय फायर। Here the insurer accepts a premium from the insured with the assurance of compensating the insured in an event of loss, damage to the property caused due to fire. Fire insurance protect against the risk of property damage due to fire. सिंपल था। तीसरा आता है मराइन इंश्योरेंस। मराइन वर्ड से आपके दिमाग में आता है, कि नहीं वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे दिमाग में आता है समुद्र, सी, ओशियन, शिप में कार्गो ट्रांसफर करना। और मान के चलो शिप में आप कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि वो कहीं पानी में डूब ना जाए।
अगर मान के चलो आपकी शिप जा रही है और बीच में जो है बहुत ही बड़ी सुनामी आ गई पानी में, तब क्या होगा? तब आपकी शिप तो डूब जाएगी, तो आपका पूरा गुड्स जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री माल भेजना है तो बहुत चांसेस है कि ऐसा हो। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो है मैराइन इंश्योरेंस लेते हो, यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो कि अगर मेरा जो गुड्स है वो डूब गया, गुड्स अगर डूब गया तो आप हमको पैसे देना। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं ठीक है, अगर आपका गुड्स डूब जाएगा तो हम आपको पैसे देंगे, इसके बदले में आप हमको प्रीमियम पे करिए। प्रीमियम पे मतलब कि कुछ पैसा दीजिए। तो ये होता है मैराइन इंश्योरेंस। इन ए मैराइन इंश्योरेंस द ओनर ऑफ अ शिप cargo is protected against the loss or damage of a ship or cargo in sea. It provides protection against the risk faced at the sea in the form of high tides, pirates, storm, rock, or damage caused by fire. The insured needs to pay a certain amount of premium based on the amount protected. सिंपल था दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये सभी चीजें जो है मैंने वहां पर फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस और ये सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आप और देखना चाहते हो क्लास 11th या क्लास 12th के, तो डेफिनेटली चैनल पे जाइए और देखिए कि कौन से कंटेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों जल्द ही मैं आपको बहुत सारे और भी कंटेंट्स लेकर आऊंगा आपके लिए, और आपकी जनरल नॉलेज को इंप्रूव करूंगा, साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने डाउट्स और अपने थॉट्स को। जय हिंद, वंदे मातरम।